कुछ कहना चाहोगे आप? नो चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जाहिद आसिफ साहब। जाहिद आसिफ साहब हमारे साथ पहले भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि फौजदारी के हवाले से एक बड़ा नाम है। यहाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, आला अदलिया में पेश होते हैं और खासतौर पर जो नूर मुकदम कत्ल केस या यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके हवाले से अक्सर मैं पहले भी प्रोग्राम करता रहा हूँ। आज भी बड़े अहम पॉइंट्स के साथ हम आपके साथ आए हैं। नूर मुकदम कत्ल केस में जिस तरह आपको मालूम है कि एक एप्लीकेशन जो है वो आई है जो मेन अक्यूज की जानिब से कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और इसकी जो मेडिकल कंडीशन है मेन अक्यूज की वो चेक की जाए। हम उसके जो एप्लीकेशन है या उसके क्या होना है उसके मेरिट्स पर तो नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली 8 दिसंबर को कोर्ट फैसला करेगी कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या जो भी वो ग्राउंड लेते हैं अक्यूज या प्रोसिक्यूशन साइड से। लेकिन जनरली इसमें होता क्या है, क्योंकि जाहिद आसिफ साहब बड़े एक लंबे अरसे से इस पेशे के साथ वाबस्ता है और अक्सर जो है वो ट्रायल कवर करते रहते हैं, तो हम इनसे मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे कि जनरली पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्या क्या मतलब साबित करना होता है और किस बुनियाद पर जो ये प्ली जो है एक्सेप्ट हो सकती है और या नहीं हो सकती। पहले सवाल पर जाने से पहले मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट थोड़ा सा उसको बता दूं। रिसेंटली ये इसी मंथ में ये जजमेंट आई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने जजमेंट दी है। इसमें एक मुलजिम है यहाँ इस्लामाबाद का ही जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में जब फर्द जुर्म आयद हो रही थी तो उसने वहां पे ये प्ली भी दी कि उसका जो मेडिकल चेकअप किया जाए, क्योंकि जिस वक्त ये उसने ये जुर्म किया उस वक्त वो उसका ये इंसेनिटी की बुनियादी तौर पर उसने ये प्ली ली थी। तो ट्रायल कोर्ट ने उसमें रखा और उसके बाद ये हाई कोर्ट में मामला आया और हाई कोर्ट ने भी उसकी इस प्ली को रिजेक्ट किया है और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स भी जिक्र किए गए इस डिटेल जजमेंट में और अदालत ने वाज़े तौर पर। और इससे बज़ाहिर मुझे लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट पड़ी है कि ये चीजें जो है वो साबित कोई भी अक्यूज कर सकता है। डेफिनेटली उसका वकील कोई भी नई चीज ले आए, ग्राउंड इतनी सॉलिड ले आए कि वो साबित कर दे, लेकिन बहरहाल इन पैरामीटर्स जो है उन पर पूरा उतरना आसान नहीं है। तो जाहिद आसिफ साहब, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये है कि हम वो केस के मेरिट्स पे नहीं जाएंगे कि वो तो केस में जो भी वो करेंगे उनका हक है दोनों साइड्स का, जिस तरह भी वो करें, लेकिन जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, मतलब इसमें जो कोई भी एप्लीकेशन दायर करता है जब, तो क्या हर अक्यूज कोई एप्लीकेशन दायर कर सकता है या ये है कि एक खास पैरामीटर्स होते हैं कि उसमें आपको कुछ ना कुछ जो है वो साबित करना होता है कि वाकई ही आपका केस इस तरह का बनता है? साकिब साहब, सबसे पहले आपकी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस एक अहम नुक्ते के लिए, ताकि नाजरीन उसके बारे में जान सके कि अगर कोई शख्स ये प्ली लेता है कि मैं अनसाउंड ऑफ माइंड हूँ या मैं अपने सेंसेस में नहीं था जब मैंने ये जुर्म किया, तो उसका क्या कानून ने पहले कोई रास्ता दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है तो उसका तरीकेकार क्या होगा। और इसी के साथ जुड़ा हुआ आपका सवाल है कि क्या हर शख्स की एप्लीकेशन दे सकता है, और इसी से मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि एप्लीकेशन का दिया जाना जरूरी नहीं है। अगर अदालत खुद ये समझती है कि जो मेरे सामने मुलजम पेश किया गया है ये अपना दिफा नहीं कर सकता या चीजों को नहीं समझ सकता, तो अदालत सो मोटो एक्शन लेते हुए उसके ऊपर खुद भी एक इंक्वायरी करके वो डिसाइड कर सकती है कि क्या ये इनसेन है या सेन है उसके बारे में।
तो पहली बात तो ये कि जो आपका सवाल है कि इसमें हर शख्स एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। देखिए, बार नहीं है किसी जगह की कौन एप्लीकेशन नहीं दे सकता, लेकिन उसको प्रूव कैसे करेगा कि मैं एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस आई वाज नॉट इन माय सेंसेस और आई वाज अनसाउंड ऑफ माइंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लिहाजा ये जो इस किस्म की जो एप्लीकेशन है या प्ली है लूनेटिक की या अनसाउंड ऑफ माइंड की या इंसैनिटी की, वो नॉर्मली लोग नहीं ले रहे होते क्योंकि वो अपने सेंसेस में होते हैं। उनको पता होता है कि हम इर्तिकाब जुर्म हम कर रहे हैं और हमने किया है ये, तो इसलिए ये नॉर्मली एप्लीकेशन हर शख्स या हर मुल्जम की तरफ से नहीं आती। ये रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर ये प्ली ली जाती है मुल्जम के अंदर। मुल्जम ये प्ली लेता है कि मैं अनसाउंड ऑफ माइंड हूँ, और उसके लिए जरूरी है कि वो अगर खुद एप्लीकेशन देता है या उसका कोई रिलेटिव एप्लीकेशन देता है अदालत में, तो उसके अंदर ये स्पेसिफिक प्ली लेगा कि जब ये जुर्म मैंने किया है तो उस वक्त मैं अपने सेंसेस में नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि इनके जो अगर कोई बंदा कोई ऐसी प्ली ले लेता है तो इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं बुनियादी तौर पर कि जिनकी बुनियाद पर उसने उसको साबित करना होता है, या डेफिनेटली अगर प्ली लिया तो साबित तो करेगा ना, उसके ओनर्स जो है उसी पर है सारा। जी साकिब साहब, मैं आपका सवाल का जो इसका दो पोर्शन पे मैं कर देता हूँ। एक वो कि जिसमें मुल्जम खुद प्ली लेता है, इस पे हम बाद में बात करते हैं, उसमें पूरा प्रोसीजर फिर इकट्ठा आ जाएगा। एक ये चीज आ गई। दूसरे नंबर पे वो चीज है जिसके अंदर कोई एप्लीकेशन नहीं आती किसी की तरफ से, अदालत खुद देखती है या ऑब्जर्व करती है कि जो मेरे सामने मुल्जम आया है ये चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, इसकी जो मेंटल जो कंडीशन है वो इसमें उसकी वो कंडीशन नहीं है कि वो अदालत की बातों को समझे या अपना दिफा कर सके, या अपना जो अपना वकील उसकी तरफ से कोई आया या स्टेट काउंसिल प्रोवाइड किया गया है तो इसको प्रॉपर डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस दे सके फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो हर दोनों सूरतों में कानून ने एक तरीके का वजह किया है कि उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रेट अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने क्योंकि पेश हो रहा होता है फिजिकल रिमांड के लिए, उसे हम इंक्वायरी कहते हैं कि वहां पे मजिस्ट्रेट कर सकता है। अगर वहां पे नहीं हुई तो ट्रायल कोर्ट, जो भी मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल कोर्ट है या सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल होना है, तो इवन एट द टाइम ऑफ ट्रायल जो है कोर्ट उसकी इंक्वायरी कर सकती है। उसके अंदर किस चीज का जरूरी है, मुल्जम को खुद क्वेश्चंस करके कोर्ट उसके अंदर पूछ सकती है, रैशनल क्वेश्चंस किए जाएंगे और वो आंसर जो उसकी तरफ से आएंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके रिलेटिव्स हैं या उसके गिरदो नवा के जो लोग रहने वाले हैं, इवन उनको भी एज अ विटनेस समन किया जा सकता है। उससे फर्दर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उससे कि नहीं ये इनसेन नहीं है, ये सेन है, तो उसके बाद उसमें फर्दर मेडिकल की जरूरत नहीं होती, मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन कोर्ट अगर ये समझते हैं कि नहीं इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन का होना भी जरूरी है, तो उसके अंदर नॉर्मली सर्जन की तरफ रेफर कर दिया जाता है। अब ये कोर्ट की स्वाबदीद के ऊपर है कि वो एक डॉक्टर को करती है या मेडिकल बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डर करती है। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड होगा, उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी, उस जो मेडिकल से रिलेटेड वो सिंगल सर्जन हो या मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स हो, एज अ विटनेस वो कोर्ट के सामने पेश होते हैं। अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के वक्त अगर ये प्ली ना ली जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या है? देखें इस केस में नहीं ली गई। साकिब साहब, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, आप अपना सवाल याद रखिएगा। जो लूनियंसी है या अनसाउंड ऑफ माइंड है, अनसाउंडनेस जिसे हम कहेंगे, ये इंसैनिटी है, ये इसकी दो किस्में हैं। एक परमानेंट कि बंदा ये कहता है कि परमानेंट जी ये पागल आदमी है, ये अपने सेंसेस में नहीं था, इसे तो पता ही नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो उसके अंदर मुल्जम ये प्ली नहीं ले सकता क्योंकि मुल्जम तो पागल है। ओके। इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड जो लेगा उसका कोई अजीज रिश्तेदार लेगा। ठीक है, ठीक है। अगर उसका कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं है तो उसके गिरदो नवा के जो लोग हैं, उसके गली के मोहल्ले के लोग बताएंगे, वो चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताएंगे, डायरेक्ट आके कोर्ट में करेंगे, उनकी तरफ से होगा। सेकंड जो इंसेनिटी की जो कैटेगरी है वो पीरियोडिकल है कि कुछ वक्त के लिए तो वो अपने सेंसेस में होता है, कुछ वक्त के लिए वो पागल हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन दूसरी कंडीशन है वो आती है तो उसके अंदर मुल्जम अदालत के सामने स्पेसिफिक अंदाज में प्ली लेगा कि जब ये मैंने जुर्म का इर्तिकाब किया है तो मैं अपने होशो हवास में नहीं था। उसके ऊपर भी वो इंक्वायरी वो तमाम होगी, जिस जो प्रोसीजर मैंने पहले बता दिया है। अब इसके अंदर जो आपका है कि इवन अगर वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं लिया, तो मैं इसी केस की आप सामने रखूंगा, नूर मुकद्दम वाला केस। इसके अंदर देखा ये जाएगा कि क्या मुल्जम ने एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उसने ये प्ली ली कि जनाब मैं तो अपने सेंसेस में नहीं था जब मैंने ये जुर्म किया है, या अगर देखें इंसैनिटी इसकी परमानेंट नहीं है मौजूदा केस के अंदर, जाहिर की कोई मेडिकल हिस्ट्री या कोई ऐसी चीज नहीं है
कि जिससे वो कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मतलब पागल परमानेंट आदमी नहीं है ये, परमानेंट नहीं है। ओके। इसका जो प्राइमा फेसी जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि पीरियडिकल की माइट भी कि पीरियडिकल हो इसकी, या उनका क्लेम है, जो उनका उनका claim, claim जो हो हो सकता सकता है है। कि भी नहीं ये पीरियडिकल थी। पीरियडिकल में ये देखा जाएगा कि क्या 2 दिन अगर एक मुलजम किसी विक्टिम को अपनी कैद में रखता है और उसके बाद उसका जो भी ऑफेंसेस और अल्टीमेटली उसका मर्डर कर देता है, तो बाय गेनिंग द सेंसेस क्या उसने पुलिस को खुद इन्फॉर्म किया कि भाई मुझसे ये जुर्म हो गया है और मैं इस कंडीशन में नहीं था, फिर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट क्या उसने इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिया? अगर ये प्ली इन्वेस्टिगेशन में नहीं ली या ली है तो उसके बाद जब फिजिकल रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है तो देखा यह जाएगा इंक्वायरी के अंदर भी कि क्या उसने उस स्टेज पे ये प्ली ली थी उसने या उसके अजीजों ने, कि जब ये इसने जुर्म देखें इंसैनिटी की ग्राउंड लेते हुए एक चीज याद रखिएगा साकिब साहब कि उसमें एडमिशन या कॉन्फेशन होता है कि यस दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय मी, ये पीरियडिकल के अंदर मस्ट है ये। लेकिन जब मैंने ये मुलजम कहता है कि जब मैंने ये जुर्म किया तो मैं उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं था। तो जो स्टेजेस मैंने बताई इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे लेगा, मजिस्ट्रेट के सामने फिजिकल रिमांड के वक्त लेगा। लेकिन अगर ये नहीं कि ले- इस केस में मैं बता दूं आपको कि जब तक ये एप्लीकेशन आई है रिकॉर्ड पे पहली दफा ये प्ली दी गई है, मतलब जितनी भी स्टेजेस है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से लेकर ट्रायल आगे चला, पहली दफा ये चीज सामने आई है रिकॉर्ड पे ये कि इस ऐसा मामला है। टेंटेटिवली इसमें कहें तो ये डाउटफुल लगती है क्योंकि उसने अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे नहीं ली, फिजिकल रिमांड के वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ली जिसे हम इंक्वायरी कहते हैं, जब चार्ज फ्रेम हो रहा था ट्रायल कोर्ट के सामने अगर उस वक्त प्ली नहीं ली, सब्सिक्वेंट जो प्ली है ये ऑफर थॉट है, इसका मतलब है इसके ऊपर कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है, मेडिकल ये बोर्ड कोर्ट का- कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, Okay. ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, Discretion जस्ट है। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट ये किया जा सकता है। अदरवाइज इसमें अगर मेडिकल बोर्ड या इंक्वायरी ना भी करे तो जो हालात नजर आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर इंक्वायरी भी की जाए या मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ओके ओके, बहुत शुक्रिया सर। जाहिद आसिफ साहब ने बड़ा तफसीली जो है हमें बताया कि ऐसे केसेस में बुनियादी तौर पर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं या कैसे केस को आगे लेकर चलती हैं अदालतें, और इस केस में स्पेसिफिकली क्या जो है वो सिचुएशन डेवलप हुई, सारी डिटेल्स के साथ हमें बताया। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसमें मैं साकिब साहब एक चीज वो दूं, अभी इसका प्रोसीजर जो है वो कम्प्लीटली मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो उसमें अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है कि अनसाउंड ऑफ माइंड है ये बंदा, ये लुनेटिक है, इसको चैप्टर 34 जो है वो डील करता है। तो उसके ऊपर फिर पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि क्या वो बंदा रिलीज किया जाएगा, एक्विट किया जाएगा या उसका ट्रायल होगा या नहीं होगा, तो इस पे फिर किसी प्रोग्राम में बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह नाज़रीन आइंदा भी वीडियोस ऐसी लेके आएंगे आपके सामने। इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।